आज मैं आपके साथ दो टॉपिक करूंगा। एक है जुडिशियल सर्विस सेंटर और इसकी वर्किंग, और दूसरा है कंडक्ट रूल्स एंड सिविल सर्विस रूल्स। तो हम पहले करेंगे जुडिशियल सर्विस सेंटर एंड इट्स वर्किंग। जैसे कि आपको पता होगा कि जुडिशियल सर्विस सेंटर हमारी फाइलिंग ब्रांच है। वहां पर जिसने भी केस करना होता है वो अपने केस की फाइल सबमिट करता है, और वहां पर हमारे ऑफिशियल्स पोस्टेड होते हैं जो कि उस फाइल को एक्सेप्ट करते हैं, फिर देखने वाली बातें उनमें देखते हैं और फिर उसको सिस्टम में एंटर करते हैं उसके पर्टिकुलर्स, और फाइलिंग नंबर या सीएनआर नंबर जनरेट होता है। तो ये वो विंडो है जहां पर लिटिगेंट या एडवोकेट आके अपने केस की फाइल सबमिट करता है। ये वो विंडो है जहां पर एक लिटिगेंट या कोई भी एडवोकेट या एडवोकेट का क्लर्क ये आकर पता कर सकता है कि जी उसके केस की कौन सी नेक्स्ट डेट है या कौन सी पेंडिंग डेट है, उसके केस का क्या स्टेटस है। तो ये एक किस्म का इंक्वायरी काउंटर भी होता है। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पर दो टायर के कोर्ट्स होते हैं। एक होती है सबऑर्डिनेट जुडिशरी, एक होती है सुपीरियर जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में सीजेएम, सिविल जज सीनियर डिवीजन और उनके नीचे वाले सारे जजेस आते हैं जो सिविल जजेस होते हैं या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और सेशन जजेस ये सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज को डिनोट करते हैं। तो जुडिशियल सर्विस सेंटर में जो फाइलिंग ब्रांच है वहां पर दोनों ही कोर्ट्स की फाइलें ली जाती हैं। जब कोई भी केस लिया जाता है तो सबसे पहले उस पर एक फाइलिंग नंबर जनरेट होता है। जब उसके पर्टिकुलर्स हम अपने सिस्टम में फीड करते हैं, सीआईएस जो हमारा कोर्ट्स का ई सिस्टम है, तो जब हम उसमें कोई भी केस की फाइलिंग का डेटा फीड करते हैं तो वो एक फाइलिंग नंबर जनरेट करता है। तो फाइलिंग नंबर हमेशा जुडिशियल सर्विस सेंटर की फाइलिंग ब्रांच में ही लगता है। उसके अलावा एक और नंबर है, वो है सीएनआर नंबर। सीएनआर नंबर एक 16 डिजिट का यूनिक नंबर है जो कि हमेशा वही रहता है। सीएनआर नंबर को फीड करके हम जो ई कोर्ट्स की वेबसाइट है उसमें हम अपने केस का स्टेटस ढूंढ सकते हैं। वो केस चाहे सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए अपील में, उसका सीएनआर नंबर सेम रहता है। ये सीएनआर नंबर 16 डिजिट का होता है। इसमें डिजिट्स को अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली दो डिजिट्स जो होती हैं वो ये डिनोट करती हैं, वो ये बताती हैं कि ये केस किस स्टेट का है। जैसे अगर वो हरियाणा स्टेट का केस है तो वहां पे HR आएगा, हरियाणा। अगर वो पंजाब स्टेट का केस है तो उसमें PB आएगा। तो पहली दो डिजिट्स इन 16 डिजिटों में ये डिनोट करती हैं कि वो किस स्टेट का केस है, किस स्टेट में वो केस हुआ। दूसरी दो डिजिट्स डिनोट करती हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट का केस है। जैसे हमें पता है कि सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। हरियाणा में भी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पंजाब में भी बहुत डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी यूनिक फाइलिंग है, अपनी यूनिक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। तो नेक्स्ट टू डिजिट्स ये डिनोट करती हैं कि ये केस किस डिस्ट्रिक्ट से है। जैसे पानीपत का है तो PN आ जाएगा, करनाल का है तो KN, या जो भी अंबाला का है AM या AB, जो भी इसकी डिजिट्स हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद जो अगली दो डिजिट्स हैं
वो ये डिनोट करती हैं कि ये सेशन कोर्ट्स का केस है, कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का केस है, ये डिस्ट्रिक्ट का केस है, कि ये किसी सब डिवीजन का केस है, सिविल कोर्टों का केस है कि क्रिमिनल कोर्टों का केस है। तो हमने ना सभी डिफरेंट कोर्ट्स के लिए नंबर दिए हुए हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को हमने 01 नंबर दे दिया, सिविल कोर्ट्स को, सबऑर्डिनेट सिविल कोर्ट्स को हमने 02 दे दिया, क्रिमिनल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को 03 दे दिया, सब डिविजनल कोर्ट्स को 04 दे दिया, ऐसे। तो जो ये पांचवें और छठे नंबर की डिजिट्स हैं इस CNR नंबर में, ये हमें बताती हैं कि ये केस डिस्ट्रिक्ट का केस है कि सब डिवीजन का केस है, ये सिविल का केस है कि ये क्रिमिनल का केस है। उसके बाद जो अखीरले 4 डिजिट्स हैं, 16 डिजिटों में जो आखिर के 4 डिजिट्स हैं, वो ये डिनोट करती हैं कि ये कौन से साल का केस है। जैसे अब 2023 चल रहा है, तो पिछली 4 डिजिट्स आज इस साल के केसेस में 2023 डलेंगी, जो पिछले साल केस हुए हैं उनमें 2022 डलेंगी, उससे पीछे वाले में 2021। वो साल बताता है हमें ये किस साल में केस हुआ था। अब रह गए बीच में 6, पहले 6 हो गए, आगे 4 हो गए, अब बीच में रह गए 6। ये जो 6 डिजिट्स हैं, ये उस केस का नंबर होता है कि वो कौन से नंबर पर सिस्टम उसे जो नंबर देता है वो कौन से नंबर पर आता है। तो CNR नंबर और फाइलिंग नंबर दोनों ही जुडिशियल सर्विस सेंटर की फाइलिंग ब्रांच में जनरेट होते हैं। इस ब्रांच में जब फाइलें ली जाती हैं तो उनको पहले चेक किया जाता है। उसमें चेकिंग इस बात की होती है कि ये फाइल हर लिहाज से कंप्लीट है कि नहीं। जैसे अगर कोई प्लेंट डुप्लीकेट में आनी चाहिए तो वहां पे 2 डुप्लीकेट सेट्स प्लेंट के होने चाहिए। अगर प्लेंट का सपोर्टिंग एफिडेविट होना चाहिए तो उस फाइल में भी सपोर्टिंग एफिडेविट होना चाहिए। अगर उसमें एक डिफेंडेंट है या 2 डिफेंडेंट हैं या 3 डिफेंडेंट हैं, जितनी भी अपोजिंग पार्टीज हैं, उतने ही सेट प्लीडिंग के और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के होने चाहिए, ताकि एक सेट हम नोटिस के तौर पर कोर्ट उस कंसर्न डिफेंडेंट को भेजती है जिसने आकर वो केस डिफेंड करना होता है। और दूसरी बात देखने वाली होती है कि अगर प्लेंट है या एफिडेविट है तो क्या उस पर सभी जगह जहां पर सिग्नेचर्स होने चाहिए सिग्नेचर्स हैं। कई बार क्या होता है कि पार्टी जल्दी में केस सबमिट कर देती है और अनजाने में कोई ना कोई सिग्नेचर छूट जाता है। तो हमने जब फाइल लेनी है तो ये सारी चीजें देखकर कंप्लीट करवानी है, फिर इसको सिस्टम में एंटर करना है। ऐसे ही जो एफिडेविट होता है, एफिडेविट अटेस्टेड होता है, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है। तो हमने उसमें देखना है कि क्या एफिडेविट की अटेस्टेशन हो रखी है। ऐसा ना हो कि एफिडेविट प्रिपेयर हुआ हो और अभी अटेस्ट होना हो और पहले ही इनकम्प्लीट विदाउट अटेस्टेशन वो कोर्ट फाइल में लगा दें। तो हमने वो फाइल लेनी नहीं होती, उस फाइल में पहले कहना होता है कि भाई इसमें तो अटेस्टेड करवा के एफिडेविट लिया। उसके बाद होता है कोर्ट फीस। तो जो भी हाई कोर्ट की तरफ से हमें कोर्ट फीस का चार्ट मिलता है तो हमें उससे देखना पड़ता है कि इस केस में कितनी कोर्ट फीस हाई कोर्ट ने प्रिस्क्राइब की है, क्या उतनी कोर्ट फीस लगी हुई है या ई कोर्ट फीस लगी हुई है। तो अगर नहीं लगी होती तो हमने लगवानी होती है। और दूसरा होता है ज्यूरिसडिक्शन। जैसे कि सभी केसेस की एक टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर करनाल की जमीन का झगड़ा है तो उसका केस करनाल में हो सकता है, अंबाला में नहीं हो सकता। अगर अंबाला की जमीन का झगड़ा है तो उसका केस करनाल में नहीं हो सकता, उसका अंबाला में ही हो सकता है। तो उसने ये देखना होता है, फाइलिंग ब्रांच के क्लर्क ने, जुडिशियल सर्विस सेंटर के क्लर्क ने, कि क्या ये केस वहीं फाइल किया जा रहा है जहां पर ज्यूरिसडिक्शन है।
अदरवाइज वो वकील को बता देता है कि भाई इसकी यहाँ पे जुरिस्डिक्शन ही है, इसकी जुरिस्डिक्शन तहसील में बनती है या दूसरे जिले में बनती है, ताकि वो तहसील में जाकर या दूसरे जिले के सर्विस सेंटर या फाइलिंग ब्रांच में जाकर उसको सबमिट कर सके। और जैसे ये रिक्वायरमेंट्स है, एक और रिक्वायरमेंट है कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगे होने चाहिए पार्टीज के, जैसे आधार कार्ड वगैरह। अगर नहीं लगे तो हमने लगवाने होते हैं, ताकि वो फाइल कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट हमारे सिस्टम में आए। जब हम ये सारी चीजें कंप्लीट करवा लेते हैं, तब हम उसको अपने जो CIS सिस्टम है, ई कोर्ट्स का सिस्टम है, हम उसके अंदर उसके पर्टिकुलर्स एंटर करते हैं। जब हम सारे पर्टिकुलर्स एंटर कर देते हैं, फाइलिंग नंबर और CNR नंबर जिसकी हमने बात की है वो जनरेट हो जाता है, तब हम उन फाइलों को अलॉटमेंट के लिए, एलोकेशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इंटरेस्टमेंट के लिए कंसर्न ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं। कंसर्न ऑफिसर होता है जो तो सिविल केसेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, वो सारे सिविल केसेस सिविल जज सीनियर डिवीजन, जो सबसे सीनियर सिविल जज है, उसके पास जाते हैं। वो उनको एलोकेट, डिस्ट्रीब्यूट या मार्क करता है, अपने पास भी रख सकता है, दूसरों के पास भी रख सकता है। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स के, वो एरिया वाइज होते हैं, उनको एरियाज एलोकेट होते हैं, उनको पुलिस स्टेशन एलोकेट होते हैं और पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है। जब उस एरिया में कोई ऑफेंस होता है तो उसका केस उस एरिया मैजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो इसमें हम डायरेक्टली उसको उसके एरिया मैजिस्ट्रेट के पास उस फाइल को भेज देते हैं। और जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट्स हैं, उनकी जो सिविल अपील्स वगैरह होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब, जो सेशन जज साहब हैं, उनके पास जाती हैं। वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अपने पास रख लेते हैं, और ऐसे ही क्रिमिनल अपील्स को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कोर्ट फीस के लिए सभी जुडिशियल सर्विस सेंटर्स में एक लिस्ट होती है, एक चार्ट होता है जिसमें लिखा होता है कि इसकी इतनी कोर्ट फीस है, जिसके साथ हमें उस केस को मिलाना होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो सिविल सूट है मनी रिकवरी का नहीं, दूसरा सिविल सूट है, उसमें एक रिलीफ के लिए 50 रुपए की कोर्ट फीस लगती है। अगर उसमें 2 रिलीफ मांगी है तो 50-50-100 हो गई, 3 मांगी है तो 50-50-50 150। और ऐसे कोई एजेक्टमेंट पिटीशन है, उसका 50 रुपए का कोर्ट फीस है। सक्सेशन एप्लीकेशन 10 रुपए का कोर्ट फीस है। सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन है, उसका 10 रुपए का कोर्ट फीस है। पॉपर की एप्लीकेशन का 10 रुपए का कोर्ट फीस है। एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन का 10 रुपए का कोर्ट फीस है। डेविड पिटीशन का 25 रुपए का है। और इन कोर्ट फीस के अलावा एक और फीस होती है जिसे हम प्रोसेस फी कहते हैं। कोर्ट फीस तो वो फीस होगी जो कोर्ट ने लेनी है फॉर प्रोसीडिंग इन द मैटर। प्रोसेस फी वो फीस होती है जिस फीस को लेकर हम प्रोसेस इशू करते हैं, उस केस का नोटिस देते हैं ऑपोजिट पार्टी को। तो प्रोसेस फी और कोर्ट फीस दोनों अलग अलग हैं, और दोनों ही फाइलिंग ब्रांच में इंश्योर की जाती हैं कि वो केस में लगी हुई हो। जो प्रोसेस फी आजकल सिविल सूट्स में वन टाइम आती है, वो है 50 रुपए की। तो 50 रुपए की हमने वन टाइम प्रोसेस फी लेनी है। और सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन में 25 रुपए की है, और वकालतनामे पे ये 10 रुपए की है कोर्ट फीस। और जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट्स हैं, वहां पर जो रेगुलर सिविल अपील डलती है उसका 50 रुपए का एक रिलीफ का, सिविल मिसलेनियस अपील का 50 रुपए का, मिसलेनियस एप्लीकेशन 10 रुपए, केविएट एप्लीकेशन 25 रुपए, MACT की पिटीशन 10 रुपए, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन 10 रुपए, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन की एप्लीकेशन 300 रुपए,
सेक्शन 34 की, सेक्शन 9 की 150 रुपये। ऐसे आपके पास भी एक चार्ट हैंडी होगा, उस चार्ट को देखकर आप इस चीज को असर्टेन कर सकते हो कि क्या पार्टी ने रिक्वायर्ड फीस दी है कि नहीं दी है, अदरवाइज उसे रिक्वायर्ड फीस लेनी होगी। एक और बात जो फाइलिंग ब्रांच में चेक होती है वो ये होती है कि क्या ये लिमिटेशन पीरियड के अंदर है या लिमिटेशन पीरियड के बाहर है। खासकर जो अपीलें होती हैं उनका एक लिमिटेशन पीरियड होता है। अगर वो लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल की जाती हैं तो उसमें फिर एक एप्लीकेशन लगी होती है जो डिले को कंडोन करवाने के लिए होती है। तो हमने ये देखना है कि या तो वो सिविल अपील लिमिटेशन पीरियड के अंदर फाइल की गई हो या उसमें अकम्पनिंग एप्लीकेशन हो जो उस डिले को कंडोन करवाने के लिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल इसका भी आपके पास चार्ट होगा। ये सिविल अपील का लिमिटेशन पीरियड है 30 दिन, सिविल मिसलेनियस अपील का है 30 दिन, रेंट अपील का 15 दिन, सिविल रिवीजन का 30 दिन। ये आप लेटेस्ट अपडेटेड चार्ट हमेशा अपने पास रखें जब भी आपकी जुडिशियल सर्विस सेंटर में पोस्टिंग। ये बेसिकली मोटी मोटी बातें थी जुडिशियल सर्विस सेंटर और उसकी वर्किंग के बारे में। उन्होंने सर सुनना है, हम सेक्शन में सुनना है, इसलिए कि मुझे नहीं। तो अब हम दूसरे सेशन पर आते हैं, कंडक्ट एंड सिविल सर्विस रूल्स। हरियाणा में जो सिविल सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हैं रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉइज वो हैं द हरियाणा सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 2016, और जो पंजाब में एप्लीकेबल हैं वो हैं द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 1966। दोनों स्टेट्स में अपनी अपनी कंडक्ट रूल्स एप्लीकेबल हैं। तो हम करते हैं हरियाणा के सिविल सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कंडक्ट रूल्स 2016 की बात। ये रूल्स 2016 में बने हैं और 29 जुलाई 2016 को ये नोटिफाई हुए, इम्प्लीमेंट हुए। ये सभी कैटेगरी के एम्प्लॉइज पर एप्लीकेबल हैं। ये चाहते हैं कि एम्प्लॉइज एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी मेंटेन करें, एब्सोल्यूट ईमानदारी, जीरो टॉलरेंस वाली ईमानदारी मेंटेन करें। ये रूल्स चाहते हैं कि एम्प्लॉइज पूरी डिवोशन के साथ, पूरा मन लगाकर, पूरी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी दें। ये रूल्स चाहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई काम आए तो हम उसको एकदम कर दें। हमने काम पे बैठना नहीं होता, हमने काम को डिले नहीं करना होता, हमें उसे क्विकली और प्रॉम्प्टली करना होता है। और ये रूल हमसे चाहते हैं कि हम जब भी किसी के साथ डील करें, चाहे वो लिटिगेंट है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे एडवोकेट के ऑफिस से क्लर्क है, तो हमारे में एक कर्टसी होनी चाहिए, एक सद्भाव होना चाहिए, एक निम्रता होनी चाहिए। और हमने किसी को भाग के नहीं पढ़ना, किसी को खाने जैसे नहीं पढ़ना, कर्टसी के साथ डील करना। और जो ये कंडक्ट रूल्स ये चाहते हैं हमसे कि भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए टाइम टू टाइम उनको हम ऑब्जर्व करें। इन रूल्स के मुताबिक कुछ बातें हैं जो मिसकंडक्ट मानी जाती हैं, जो गलत कंडक्ट मानी जाती हैं, जो परमिसिबल नहीं है। वो उसमें सबसे पहले आता है विलफुल इनसबऑर्डिनेशन और डिसओबीडियंस, कि आप अपने से सीनियर ऑफिसर की
या ऑफिशियल की बात ना मानो, और वो भी विलफुली, जानबूझ के ना मानो। अगर आपने अपने सीनियर ऑफिसर की बात, उसका ऑर्डर आपने नहीं माना जानबूझ के, तो इट विल अमाउंट टू मिसकंडक्ट एंड आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं और आपको बनती पनिशमेंट मिल सकती है। तो हमने कभी भी अपने सीनियर की हुक्म अब्दुली नहीं करनी होती। हमने उसकी डायरेक्शन को, उसके ऑर्डर को, उसके कहने को ओबे करना होता है, और खुश होकर, हंसकर। दूसरा है कि अगर हम अनफेथफुल होंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, ट्रस्टवर्दी नहीं होंगे, तो वो मिसकंडक्ट होगा, वो एक गलत कंडक्ट होगा। तो हमारा कंडक्ट क्या होना चाहिए कि हम पूरी फेथफुलनेस के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ, कि हम पर सभी ट्रस्ट करें, हमें ऐसा काम करना होगा, ऐसी हमें ड्यूटी करनी होगी। फिर ये है कि देखा जाता है कि एम्प्लॉयज की यूनियंस बन जाती हैं और वो फिर स्ट्राइक करने लग जाते हैं या सीनियर ऑफिसर को का घेराव करते हैं। ये बातें हमारे जुडिशरी के महकमे में परमिसिबल नहीं है। अगर हम स्ट्राइक पे जाएंगे, अगर हम अपने सीनियर ऑफिसर का घेराव करेंगे, तो वो हमारा एक गलत कंडक्ट होगा, हमारा एक मिसकंडक्ट होगा, जिसके बेसिस पर हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की जा सकती हैं। और एक जो चीज़ है वो मिसकंडक्ट में आती है, वो है आपका राइटियस और डिसऑर्डरली बिहेवियर, कि आप दंगा फसादी जैसी नेचर रखते हो, हर एक के साथ लड़े झगड़े, दंगाई करे रखें, डिसऑर्डर बनाए रखें। तो अगर आपका ऐसा बिहेवियर होगा तो इसको मिसकंडक्ट माना जाएगा और आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स फॉर द मिसकंडक्ट वो इनिशिएट होंगे। और एक बात जो आती है मिसकंडक्ट में, वो आती है हैबिचुअल नेग्लिजेंस, कि आदतन ही आप नेग्लिजेंट हो आपके काम। अनजाने में आपसे एक आधी बार नेग्लिजेंस हो जाए तो कोई इशू नहीं है। अगर आपकी नेग्लिजेंस आदत ही बन जाए, आप हैबिचुअल हो जाओ नेग्लिजेंस में, अपना काम ना ध्यान से करने में, तो वो हैबिचुअल नेग्लिजेंस कंडक्ट रूल्स के अंडर मिसकंडक्ट मानी जाती है। उसके कारण आप पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स और डिपार्टमेंटल एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। उसके बाद जो चीज़ मिसकंडक्ट में आती है वो ये आती है कि आप लीव लें, छुट्टी लें, 10 दिन की छुट्टी लें, लेकिन 10 दिन के बाद आप आए ना अपनी ड्यूटी पर, और आप ओवरस्टे कर लें अपनी अपनी छुट्टी के पीरियड को। तो अगर आप अपनी छुट्टी के पीरियड को ओवरस्टे करते हैं तो वो मिसकंडक्ट माना जाता है। लीव किसी को भी एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं मिलती। लीव डिस्क्रिशन है एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की देना कि ना देना। अगर हम लीव लेकर जाते हैं और लीव 10 दिन की मिली है, तो हमें 10 दिन के बाद ज्वाइन करना होता है, हमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी होती है। और अगर हम 10 दिन के बाद ज्वाइन नहीं करते और अपनी लीव को ओवरस्टे करते हैं, तो इट विल अमाउंट टू ए मिसकंडक्ट अट्रैक्टिंग डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, और उससे हमारी नौकरी का नुकसान हो सकता है। उसके बाद जो मिसकंडक्ट है वो ये है कि आप एब्सेंट हो जाएं, और ये आपकी हैबिट हो कि आप तो जी दूसरे दिन ही एब्सेंट होते हैं। तो अगर आप हैबिचुअली एब्सेंटी हो, आदतन गैर हाजिर रहने वाले हो, तो फिर ये एक मिसकंडक्ट है जिसके अंडर आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं। जो अगली बात मिसकंडक्ट में आती है वो ये है कि हमने कोई ऑफेंस नहीं करना, हमने कोई गुनाह नहीं करना। अगर हमने कोई ऑफेंस कर दिया और हमें क्रिमिनल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, तो फिर वो एक मिसकंडक्ट होगा और वो
कंडक्ट रूल्स के अंडर जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का कारण बन जाएगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कंडक्ट रूल्स में देखनी होती है एम्प्लॉयज़ को, वो ये होती है कि जो हमारे साथ लेडी स्टाफ काम कर रहा होता है, हमें उसको सेक्सुअली हरास नहीं करना होता। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट वर्क प्लेस, काम की जगह पर किसी भी औरत की सेक्सुअल हरासमेंट, इसकी जीरो टॉलरेंस है, इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो हमेशा अपने जो वुमेन स्टाफ है उनके साथ तहजीब से, तमीज से रहना है, उनको कभी हरास नहीं करना और सेक्सुअली हरास तो बिल्कुल भी नहीं करना। कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि हमने ना तो ये करना है और ना ये किसी को करने देना है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। और ऐसा ना हो, इसके लिए हमें जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड हो वो हमें लेने चाहिए, ताकि ऐसी चीज ना हो। ऐसी चीज का होना हमारे ऑफिस के लिए, हमारे ऑफिस के एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। उसके बाद आता है कि आप कोर्ट में लगे हो, जज साहब के साथ आपकी पोस्टिंग है, इस बात का फायदा उठाकर आप किसी को इन्फ्लुएंस करो और अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के लिए, अपने जान पहचान वालों के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई कामकाज का जुगाड़ करो। ये इन्फ्लुएंस और पोजीशन यूज करके, तो इट विल रिजल्ट इन ए मिसकंडक्ट। ये मिसकंडक्ट होगा। हम अपनी पोजीशन का, अपनी पोस्टिंग का नाजायज और गलत फायदा उठा नहीं सकते, ये हमारे लिए परमिसिबल नहीं। उसके बाद जो एक और चीज आती है कंडक्ट रूल्स में, वो ये है कि जिन लोगों की हमारे साथ ऑफिशियल डीलिंग है, हमारे कोर्ट के साथ, हमारे ऑफिस के साथ, हमें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं लेनी, एक्सेप्ट नहीं करनी होती। ये एक किस्म का ब्राइब होता है, तो हमने कभी भी ब्राइबरी वाले चक्कर में नहीं पड़ना होता। ऑफिशियल डीलिंग के साथ हमें कोई डीलिंग, पर्सनल डीलिंग नहीं रखनी। अगर आपके फैमिली मेंबर का कोई मैटर है तो आपने उसको डील नहीं करना, और आपने अपने सुपीरियर ऑफिसर को बताना होता है कि जी ये मैटर मेरे फैमिली मेंबर का है, ताकि वो उस मैटर को किसी और ऑफिशियल को हैंडल करने के लिए दे दे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमने पॉलिटिक्स में या इन इलेक्शन में पार्ट नहीं लेना होता। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कोर्ट की नौकरी करें और वहाँ पे एमएलए की टिकट पे जाएं, तो ये दो चीज़ें साथ साथ नहीं होती। अगर आपको पॉलिटिक्स का शौक है, आपने इलेक्शनों में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शनों में खड़े होना है, तो आपको पहले नौकरी छोड़नी होती है। और हमने कोई ऐसी एसोसिएशन नहीं ज्वाइन करनी होती जो एंटी नेशनल हो, जो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो, जो मोरालिटी के खिलाफ हो। किसी भी ऐसी एंटी नेशनल, एंटी पब्लिक ऑर्डर और एंटी मोरालिटी वाली एसोसिएशन को हमने नहीं ज्वाइन करना होता। हमने किसी भी ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करना होता जो कि हमारे देश की प्रभुसत्ता, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ हो, जो हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेटन करे, जो हमारे जो दोस्त राष्ट्र हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं उनको खराब करे, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, जो इनडिसेंट और इमोरल हो, जो कंटेम्पचुअस हो,
जो डिफेमेटरी हो, ऐसे किसी भी प्रोग्राम में हमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता। और जो हमें बात नहीं करनी होती वो ये है कि हमें किसी को भी ऑफेंस करने के लिए उकसाना नहीं होता। हम किसी को भी उकसा नहीं सकते कि ऑफेंस कर, वो अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस हो जाती है और वो भी एक ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड में, तो हमने ये काम नहीं करना। और जो चीज़ें हमने नहीं करनी होती वो उनमें है कि हमें प्रेस के पास नहीं जाना, रेडियो प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट करना बिना हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के। और अगर वो सिर्फ प्योरली लिटरेरी है या प्योरली आर्टिस्टिक है आपका पार्टिसिपेशन, या प्योरली साइंटिफिक कैरेक्टर का पार्टिसिपेशन है वो प्रोग्राम में, तो आप अपने कॉम्पिटेंट ऑफिसर की, सेशन जज साहब की परमिशन के साथ उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज जो लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक कैरेक्टर का प्रोग्राम नहीं है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने सेशन जज साहब की परमिशन चाहिए होती है। उसके बाद जो चीज़ हमने नहीं करनी होती वो है अपनी सरकार की निंदा, अपनी सरकार का क्रिटिसिज्म। हम सरकार की नौकरी करते हैं तो हम कभी भी, हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करें, उसकी निंदा करें जो कि लोगों की चुनी हुई है। एक और बात जो हमें नहीं करनी होती वो ये है कि अगर हमें हमें कोई पर्सन, कोई कमेटी, कोई अथॉरिटी बुलाती है गवाही के लिए, तो हमें वहां नहीं जाना। हाँ, अगर वो अथॉरिटी सरकार की है या कोई जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है या किसी कोर्ट ने आपको बुलाया है या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, तब आप अपने सेशन जज साहब की परमिशन लेकर वहां जा सकते हैं अपनी गवाही देने के लिए। अदरवाइज नौकरी में रहते हुए हमने अपनी तरफ से कोई गवाही नहीं देनी होती इन प्राइवेट कमिटीज के पास, प्राइवेट अथॉरिटीज के पास, प्राइवेट लोगों के पास। और एक बात जो हमें मना है वो ये है कि बिना अथॉरिटी के हमने कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं करनी होती, आगे नहीं बतानी होती। तो जो परमिशन हमें है, जो अथॉरिटी हमें है, वही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट करनी होती है, अदरवाइज कोई कम्युनिकेट नहीं करनी होती। उसके बाद कुछ ऐसी एसोसिएशन हैं जो फंड रेजिंग का काम करती हैं या कैश कलेक्शन का काम करती हैं। ये नौकरी हमें परमिट नहीं करती कि हम ऐसी एसोसिएशन के साथ हमारी डीलिंग हो जो फंड रेजिंग और कैश कलेक्शन का काम करती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे कंडक्ट के बारे में वो ये है कि हमने अपने लिए या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए, जिसमें हमारा स्पाउस आ जाता है, हमारा हस्बैंड या वाइफ और हमारे बच्चे, और अगर पेरेंट्स या भाई बहन आपके साथ रह रहे हैं, वो आप पर डिपेंडेंट हैं, तो वो फैमिली मेंबर्स, हमें ना खुद के लिए किसी से गिफ्ट लेनी है, ना ही अपने फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट लेनी है। गिफ्ट लेना हमारे लिए मना है। गिफ्ट कंडक्ट रूल्स में बताया गया है कि गिफ्ट से क्या क्या मतलब है, गिफ्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो गिफ्ट में ये चीजें इंक्लूडेड हैं कि आप फ्री का ट्रांसपोर्ट, आप किसी से फ्री की गाड़ी तेल डलवा के ले लो, आपने अम्बाला से करनाल जाना हो या अम्बाला से दिल्ली जाना हो, आप किसी की गाड़ी का इस्तेमाल करो फ्री में, तो वो एक किस्म की ब्राइब, करप्शन हो जाती है, तो वो गिफ्ट मानी जाती है और ऐसी चीज़ें हमें मना है। दूसरी चीज़ है, आपने जाना है अम्बाला में या दिल्ली में जाना है किसी अपने पर्सनल फंक्शन में, अपने प्राइवेट फंक्शन में, तो वहाँ आपने रहने और खाने पीने का इंतज़ाम करना है। तो आप किसी
से फ्री ऑब्लिगेशन लें कि वो आपके लिए होटल में रहने का, खाने पीने का, या कहीं गेस्ट हाउस में रहने का, खाने पीने का खर्चा उठाए फ्री में, तो इसे भी गिफ्ट माना जाता है और ये हमारे यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, ये परमिसिबल नहीं है। उसके बाद जो चीज गिफ्ट में आती है वो है पेक्यूनरी एडवांटेज, पैसे क्या कोई फायदा। तो हमने ऐसी कोई चीज नहीं करनी होती, अदरवाइज वो मिसकंडक्ट हो जाता है और फिर हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। हमें जो चीज परमिसिबल है वो ये है कि अगर कोई कस्टमरी गिफ्ट है, जैसे कोई शगन होता है, कोई कोई रिलीजियस ओकेजन पे, कोई सी सोशल ओकेजन पे, कोई शगन के तौर पर या कोई कस्टम के तौर पर कोई चीज हमें कोई हमारे रिश्तेदार दे दें, हमारे माँ बाप दे दें, हमारे दोस्त दे दें, वो परमिसिबल है, लेकिन उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमने किसी बाहर वाले बंदे से, आउटसाइडर से, अननोन बंदे से, जिसका काम हमारे पास लगा हो, जिसके केस कोर्ट में चलते हो, उससे ये सारी चीजें, गिफ्ट और ये फ्री वाली चीजें नहीं लेनी। और जो चीज हमें मना है वो ये है कि ना तो हम डाउरी ले सकते हैं और ना ही उसकी डिमांड कर सकते हैं और ना ही हम डाउरी दे सकते हैं। डाउरी का लेन देन और उसकी मांग, उसकी डिमांड हमें वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। हम अपने ऑनर में, अपनी वाहवाही में कोई पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। हम किसी प्राइवेट ट्रेड में, किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकते जब तक हम सरकारी नौकरी में हैं। हाँ, अगर कोई सोशल चैरिटेबल काम है जिसमें हमें कोई पैसे नहीं मिलने, हमने तो ऑनरेरी तौर पर काम करना है, और वो काम लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक कैरेक्टर या स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला है, तो हम उसमें एंगेजमेंट कर सकते हैं अपने सेशन जज साहब को इंटीमेट करके, उनकी परमिशन लेने के बाद। और जो चीज़ हमें मना है वो ये है कि जो हमें कॉम्बिनेशन मिलेगी, सरकारी सरकारी मकान मिलेगा, हम उसको किराए पर नहीं दे सकते, हम उसको आगे सबलेट नहीं कर सकते। और जब भी हमें सरकारी मकान खाली करने के लिए कहा जाए, हम रिटायर हो जाएं या हमारी ट्रांसफ़र हो जाए, तो हमारी ड्यूटी है कि हम इन टाइम उस सरकारी मकान को खाली करें। अगर हम सरकारी मकान को टाइमली खाली नहीं करते तो फिर एक मिसकंडक्ट हो जाता है जो कि पनिशेबल है। अगर आप शेयर में लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, डिबेंचर्स में करते हैं, तो आपको एक लिमिट के ऊपर ट्रांजैक्शंस की इंटीमेशन अपने बॉस को, सेशन जज साहब को देनी होगी। अगली बात जो ये है कि हमने कहीं से भी लोन लेना है तो हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए होती है पहले, फिर हम लोन ले सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई मोटरसाइकिल या कोई कार फाइनेंस करवानी है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आपको पहले परमिशन लेने की ज़रूरत है। परमिशन लेने के बाद ही आप फाइनेंस या लोन बोरो कर सकते हैं उस बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर आप कोई छोटा मोटा पैसा ले रहे हो किसी अपने रिश्तेदार से, किसी अपने दोस्त से, तो वो चीज़ें नहीं, लेकिन आपने किसी चीज़ के लेने के लिए अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको फाइनेंस करवाया है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स बनवाई हैं, उसकी किश्तें बनवाई हैं, तो ये सारा काम हमें परमिशन लेने के बाद करना होता है, ये हम पहले नहीं कर सकते।
एक हमें ना अपनी चादर देख के पांव पसारने होते हैं। जितनी हमारी चादर, जितनी हमारी इनकम है, उसके अंडर ही हमें एक्सपेंडिचर करना होता है। हमने देखा है कि कई बार हम नासमझी में लोगों से पैसे पकड़ पकड़ के अपनी चादर के बाहर पैर निकाल देते हैं, और वो हमारी हैबिट हो जाती है कि हम उस कर्जे में रहें या हमारे पास पैसा ना हो। तो हमें अपने प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज करना होता है कि हम हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ठीक रहे, क्योंकि हम सैलरीड क्लास हैं। हमें अपनी चादर के हिसाब से ही अपने पाँव पसारने होते हैं। हमें हमारी और हमारे फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होता है, प्रॉपर्टी स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, और कोई वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भी आ जाती है, और डेब्ट्स और लायबिलिटीज, ऐसी सारी जो प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स हैं वो हमें अपनी प्रॉपर्टी स्टेटमेंट में अपने डिपार्टमेंट को डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। कंडक्ट रूल्स हमें मना करते हैं कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर और डिस्पोज ऑफ करने से पहले अपने अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपने सेशन जज साहब की परमिशन लें। उनकी परमिशन के बिना हम ना तो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, ना ही डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल है तो अगर उसकी 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा कीमत है तो आपको इंटीमेशन देनी होती है उसको एक्वायर करते टाइम और उसको डिस्पोज ऑफ करते टाइम। 2 महीने की बेसिक पे से ज्यादा की कीमत की मूवेबल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल और एक्विजिशन, खरीद और बेच की इंटीमेशन अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपने सेशन जज साहब को देनी होती है। आपने कोई अपना सरकारी दुखड़ा प्रेस के आगे नहीं रोना होता। अगर आपको कोई इशू है तो आपने अपने जो भी आपकी ब्रांच का सुपीरियर ऑफिसर है, इंचार्ज ऑफिसर है, उसके पास जाएं, जज साहब के पास जाएं, सेशन जज साहब के पास जाएं। हमने प्रेस में अपने डिपार्टमेंट का, अपने ऑफिस का जुलूस नहीं निकालना होता। हमें किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए, किसी भी पॉलिटिकल नेता के लिए कन्वेंसिंग नहीं करनी होती। हमने उसके लिए वोटें नहीं मांगनी होती। हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, इलेक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो कंडक्ट रूल्स में कंडीशन है वो ये है कि हमने जब भी शादी करनी है तो हमने इस चीज को इंश्योर करना है कि जिसके साथ हम शादी कर रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड ना हो। ऑलरेडी मैरिड बंदे के साथ हमने शादी नहीं करनी। एक और बात है कि हमने जो हमारी एरिया में लॉ एप्लीकेबल है, ड्रिंक्स का, ड्रग्स का, इंटॉक्सिकेंट्स का, उसे हमने स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अगर वो नो ड्रिंकिंग जोन है तो हमने वहां पे ड्रिंक नहीं करनी। अगर वो नो स्मोकिंग जोन है तो हमने वहां पे स्मोकिंग नहीं करनी होती। जो भी उस एरिया का कानून है, जो भी लॉ है, हमें उसे ओबे करना होता है ऐसी चीजों के सिलसिले में, और अदरवाइज भी जनरली भी। अलग एक और बात जो देखी गई है कि हमने शराब पी के, कोई नशा करके अपनी ड्यूटी पर नहीं आना होता। उसके इन्फ्लुएंस में अगर हम ड्यूटी में आएंगे शराबी होकर और नशा करके, तो वो फिर मिसकंडक्ट होगा और फिर आपकी नौकरी खराब हो सकती है। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के लिए आप
लायबल बन जाएगा। हमें अगर अपने घर पर भी किसी को रखना है तो उसकी जो एज है वो 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए। हम किसी भी 14 साल से कम बच्चे को डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये तो थी मोटी मोटी बातें जो कि कंडक्ट रूल्स में हैं, और आपसे मैं कहूँगा कि आप कंडक्ट रूल्स की कॉपी का प्रिंट आउट ले लें, और आपकी अभी नौकरी नई नई है तो उसको ध्यान से सारी चीज़ें पढ़ लें। हो सकता है मेरे बताने में कोई कमी पेशी रह गई हो, तो आप उसकी ऑथेंटिक अपडेटेड कॉपी लें कंडक्ट रूल्स की, और उसको उसके गो थ्रू हों, ताकि आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कंडक्ट रूल्स की हो। अब आते हैं हम दूसरे सिविल सर्विस रूल्स पर, जो कि कंडक्ट रूल्स के अलावा कौन कौन से रूल्स हमारी सर्विसेज को गवर्न करते हैं। तो उनमें बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हरियाणा में 2016 में बने हैं। उनमें है हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल रूल्स 2016, जो कि जनरल बातें बताती हैं हमारी सर्विस के कंसर्न। उसके बाद है हरियाणा सिविल सर्विसेज पे रूल्स 2016, जो पे सैलरी को डील करते हैं। फिर है हरियाणा सिविल सर्विसेज ट्रेवलिंग अलाउंस रूल्स 2016, जो ट्रेवलिंग अलाउंस, जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए अलाउंस मिलता है जो परमिसिबल है, उसको डील करते हैं। एक है फिर हरियाणा सिविल सर्विसेज अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रूल्स 2016। ट्रैवलिंग के अलावा जो अलाउंसेस हमें परमिसिबल हैं, जो हमें मिलते हैं, उनके लिए एक सेपरेट रूल्स हैं, वो ये वाले रूल्स हैं। उसके बाद एक रूल्स हैं जो कि लीव के लिए, लीव को डील करते हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016। एक रूल्स हैं जो जीपीएफ को डील करते हैं, जो जो लोग पहले आए हैं तो आपको उनके केसेस को भी डील करना पड़ सकता है, तो उन केसेस पर हरियाणा सिविल सर्विसेज जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 2016 एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ही लोग पेंशन लेते हैं हमारे महकमे से रिटायर होकर, उन पर हरियाणा सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2016 एप्लीकेबल होते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो ये हैं कि जहाँ पर हमें पनिशमेंट देनी होगी या हमें अपीलों की प्रोविजन होगी पनिशमेंट के अगेंस्ट, तो उनके लिए एक सेपरेट रूल्स हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज पनिशमेंट एंड अपील रूल्स 2016। एक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन रूल्स हैं, एक ग्रुप इंश्योरेंस रूल्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, रिवाइज पेंशन रूल्स आ गए। ये सारे रूल्स आपकी सर्विस को गवर्न करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है, तो आप इनकी एक कॉपी का प्रिंट आउट अपने पास रखें या अपने सिस्टम में उसकी सॉफ्ट कॉपी के गो थ्रू हों, ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ किस रूल में है और क्या है और क्या नहीं है। मैं तो आपको 1 घंटे में एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। उसके बाद पूरा दिन आपने जो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा, उसमें आपने ये सारी चीज़ों के प्रिंट आउट्स इकट्ठे करने हैं, चाहे सॉफ्ट कॉपी चाहे हार्ड कॉपी, और उनके गो थ्रू हों। अब हम इन रूल्स की वन बाय वन बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले ये हरियाणा सिविल सर्विस जनरल रूल्स 2016, ये सभी एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल हैं। तो इसका चैप्टर 3 जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस को डील करता है। वो ये कहता है कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होता है सर्विस के टाइम ज्वाइन करने पर, और ये बताता है कि कौन सी एज लिमिट है कि हम सर्विस में आ सकते हैं, किस कैटेगरी की सर्विस में हम किस एज में आ सकते हैं। फिर हमें प्रोबेशन पीरियड के बारे में बताता है कि जो डायरेक्ट आते हैं
उनका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, 3 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। जो थ्रू प्रमोशन थ्रू ट्रांसफर होते हैं उनका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो रिटायरमेंट हमारे यहाँ पर 3 किस्म की होती है। एक तो हम अपनी पूरी नौकरी कर कर सुपर एनुएट हों, एक हमें प्री मैच्योर भी रिटायर किया जा सकता है, एक हम खुद भी वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग किस्म की रिटायरमेंट्स हमें मिलती है। चैप्टर 5 इसमें सर्विस रिकॉर्ड को डील करता है। हम सब की एक सर्विस बुक बनती है जिसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो जिन फॉर्म में वो मेंटेन होती है। फॉर्म नंबर 1 में हमारा बायोडाटा होता है, फॉर्म नंबर 2 में सर्टिफिकेट्स होते हैं, नॉमिनेशन और फैमिली मेंबर्स की डिटेल होती है। फॉर्म नंबर 3 में प्रीवियस सर्विस की बात होती है। फॉर्म नंबर 4 में हिस्ट्री ऑफ सर्विस इवेंट होती है। फॉर्म नंबर 5 में वेरिफिकेशन ऑफ सर्विस होती है। फॉर्म नंबर 6 में फैमिली मेंबर्स की डिटेल होती है। फॉर्म नंबर 7 में लीव ट्रेवल कंसेशन की एंट्रीज होती हैं। फॉर्म नंबर 8 में लोन और एडवांसेस की एंट्रीज होती हैं। फॉर्म नंबर 9 में इंटरनल ऑडिट के कोई कमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फॉर्म नंबर 10 में छुट्टियों का खाता होता है। ऐसे चैप्टर 6 ज्वाइनिंग टाइम को डील करता है। चैप्टर 7 डिसमिसल रिमूवल सस्पेंशन को डील करता है। चैप्टर 8 डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया को डील करता है। चैप्टर 9 ट्रेनिंग आउट ऑफ इंडिया को डील करता है। तो ये सभी रूल्स आपको डिटेल में पढ़कर हैंडी रखनी होंगी। उसके बाद पे रूल्स आ गए 2016 के, वो भी सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर एप्लीकेबल हैं। और इन पे रूल्स के अंडर हमारी पे फिक्स होती है, रीफिक्स होती है। जब कभी यहाँ पे एक कमीशन आता है तो बढ़ जाती है, तो फिर उसमें फिक्सेशन और रिफिक्सेशन होती है। या जब हमारी प्रमोशन होती है तब हमारी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें इन पे रूल्स 2016 के अंडर होती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हैं ट्रैवलिंग अलाउंस रूल्स 2016, ये भी सभी पर एप्लीकेबल हैं। तो इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए जो चीज़ें चैप्टर 3 में जनरली बताई गई हैं वो हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, डेली अलाउंस, होटल चार्जेस की रीइंबर्समेंट, रोड माइलेज अलाउंस, लोकल माइलेज अलाउंस और कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ये सारी चीज़ें हमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस के हेड के अंडर मिलती हैं। अगर हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी पर जाते हैं तो भी हमें TADA, जिसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं, वो मिलता है। और उसमें गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है कि किस रेट पर मिलता है। वो करंट नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें TADA मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा और भी अलाउंसेस हैं। जो अलाउंसेस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रूल्स 2016 में डील हुए हैं वो है हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, कन्वेयंस अलाउंस, हिल कंपनसेटरी अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, साइकिल अलाउंस टू ग्रुप डी एम्प्लॉय, स्पेशल अलाउंस टू स्वीपर्स, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो ऐसे और भी हमें अलाउंसेस अवेलेबल हैं जो कि हमें मिलेंगे टाइम टू टाइम। फिर हमें कुछ ऑनरेरियम और फीस मिलती हैं। अगर हम कोई एग्जामिनेशन में ड्यूटी देते हैं या इलेक्शन में अगर हमारी सरकार की तरफ से ड्यूटी लग जाए, महकमे की तरफ से ड्यूटी लग जाए, तो हमें ऑनरेरियम मिलता है। और अगर हम कोई स्पेशल ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो हमें उसकी एक स्पेशल फीस मिलती है, वो भी इन्हीं रूल्स के अंडर ही होती है। फिर अगले इंपॉर्टेंट रूल्स हैं लीव रूल्स, ये भी सभी पर एप्लीकेबल है। लीव एज ए मैटर ऑफ राइट, चैप्टर 4 जनरल कंडीशंस बताती हैं कि आप नहीं क्लेम कर सकते। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन के बाद ही आप लीव अवेल कर सकते हो। तो चैप्टर 5 इसमें लीव सैलरी को डील करता है। चैप्टर 6 ग्रांट ऑफ लीव को डील करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लीव को चैप्टर 7 डील करता है। अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग लीव्स को डील करते हैं। और लीव्स में क्या आता है? छुट्टियों में अर्नड लीव, कमाई छुट्टी, हाफ पे लीव, आधी तनख्वाह पे छुट्टी, कम्यूटेड लीव, इकट्ठी हुई छुट्टी, लीव नॉट ड्यू
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ये अलग अलग किस्म की छुट्टियां जो हमें एप्लीकेबल है। इनके अलावा भी एक स्पेशल काइंड की लीव होती हैं, जो मैटरनिटी लीव होगी, चाइल्ड अडॉप्शन लीव होगी, चाइल्ड केयर लीव होगी, पेटर्निटी लीव होगी, हॉस्पिटल लीव होगी, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव होगी। ये सारी लीव्स हमें केस टू केस हमारे जब भी हम एंटाइटल होंगे तो हम इनको अवेल कर सकते हैं। लीव एनकैशमेंट होती है, हम 300 दिनों की छुट्टियों को यूटिलाइज कर सकते हैं अगर हमने ना ली होंगी। तो कैजुअल लीव भी हमें मिलती हैं, वो जो लेडी स्टाफ है उनको 20 दिन की मिलती हैं। जो मेल स्टाफ है अगर उनकी 10 साल तक की सर्विस तक उनको 10 मिलती हैं एक साल में। जब उनकी सर्विस 10 साल से 20 साल के बीच में आ जाए, 10 साल से ऊपर हो जाए लेकिन 20 साल से कम हो तो 15 दिन की मिलती है। जब उनकी सर्विस 20 साल से ऊपर हो जाती है तो उनको 20 दिन की कैजुअल लीव मिलती है। कैजुअल लीव शॉर्ट भी होती है, अगर आपने 2 घंटे तक की छुट्टी लेनी है तो आपकी 1/3 कैजुअल लीव कट जाती है। अगर 4 घंटे की छुट्टी लेनी है तो आधी कैजुअल लीव आपकी कट जाती है। आपको ऐसे क्वारंटाइन लीव और स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। जैसे अब कोविड होकर गया है, तो जब कोविड था तो हमें क्वारंटाइन लीव मिलती थी 14 दिन की, 7 दिन की, एज पर दी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, टाइम टू टाइम जो भी आती थी। एक हमें ना स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है अगर हमने ब्लड डोनेशन के लिए जाना है, अगर हमें किसी एनिमल ने काट लिया, या हमने ज्वाइनिंग टाइम पर जाना है, या हमने कोई फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम अडॉप्ट करना है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, हमारी हमें इंजरी होगी जब हम ड्यूटी पे थे वायलेंस में, या हमने कोई ऑफिशियल मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो हमें स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है, जो कि उस 10, 15, 20 वाली कैजुअल लीव में से नहीं कटी जाती, ये उसके अलावा होती है। फिर प्रोविडेंट फंड रूल्स आगे, फिर पेंशन रूल्स आगे, फिर आगे पनिशमेंट एंड अपील रूल्स। इसमें पनिशमेंट एंड अपील रूल्स में अलग अलग चीजें हैं। जो डिसमिसल होता है, अगर हम नौकरी से डिसमिस हो जाएं तो डिसमिस का मतलब है हमें नौकरी से हटा दिया जाता है। और डिसमिसल का जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि हम आगे से कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। तो डिसमिसल सबसे ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। उससे कम है रिमूवल। रिमूवल और डिसमिसल सुनने में समझने में एक लगती हैं, लेकिन इनका लीगल इफेक्ट जो है वो डिफरेंट है। रिमूवल में भी सर्विस में से हमें रिमूव किया जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन हम और कहीं पर सरकारी नौकरी लेने के लिए डीबार नहीं होते। तो रिमूव बंदा सर्विस ले सकता है, डिसमिस बंदा आगे सर्विस नहीं ले सकता। उससे कम पनिशमेंट है सेंस्योर। जब आपके काम से कोई खुश नहीं होगा तो वो आपके काम को सेंश्योर कर देगा, और वो भी एक पनिशमेंट होती है। चार्ज पर्सन उसको कहता है जिसके खिलाफ चार्ज लगा हो और जिसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू होगी। कंपल्सरी रिटायरमेंट भी एक पनिशमेंट है, जिसमें आपको सर्विस से कंपल्सरीली रिटायर कर देते हैं। हमारे यहाँ पे माइनर पेनल्टीज हैं और मेजर पेनल्टीज हैं। माइनर पेनल्टीज में हमें वार्निंग देके छोड़ दिया जाए, हमें सेंश्योर करके छोड़ दिया जाए, हमारी प्रमोशन को विदहोल्ड करके हमें छोड़ दिया जाए, या अगर हमारे मिसकंडक्ट से कोई पेक्यूनरी लॉस हुआ है, कोई मॉनेटरी लॉस हुआ है, उसको हमारी तनख्वाह में से रिकवर करके छोड़ दिया जाए, या कोई हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए जाए, तो वो माइनर पेनल्टीज हैं। और ऐसे ही मेजर पेनल्टीज हैं, अगर हमारे इंक्रीमेंट रोक दिए जाएं और आगे भी ना हमें मिले, वो टेम्परेरीली नहीं परमानेंटली रुक जाएं और वो उसका कम्युलेटिव इफेक्ट हो, वो एक मेजर पेनल्टी है। और हमारी प्रमोशन को 1 साल से ज़्यादा तक रोक दिया जाए तो मेजर पेनल्टी है। अगर हमें हमारे पे बैंड में या हमारे पे स्केल में हमें रिड्यूस कर दिया जाए, लोअर पे स्केल में, लोअर पे बैंड में डाल दिया जाए, वो भी मेजर पेनल्टी है। या हमें हमारी पोस्ट से निचली पोस्ट पर डिमोट कर दिया जाए, वो भी एक मेजर पेनल्टी है। कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाए, वो भी मेजर पेनल्टी है। रिमूवल और डिसमिसल तो सबसे खतरनाक मेजर पेनल्टीज हैं। तो हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि वो मिसकंडक्ट हो, और मिसकंडक्ट करने के कारण हमारे खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स शुरू हो,
डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में हमें माइनर या मेजर पेनल्टीज या ऐसा कुछ हमें मिले, ये चीजें हमने कभी नहीं करनी होती ताकि ऐसा कभी मौका ही ना आए। मेजर पेनल्टी होती है, पहले आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है, फिर आपका रिप्लाई लिया जाता है, फिर उससे सेटिस्फाई हुआ जाता है। अगर तो आप सेटिस्फाई हो जाती है अथॉरिटी तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आप पर सब्सटेंस ऑफ इम्पुटेशन और मिसकंडक्ट सर्व किया जाता है और इंक्वायरी होल्ड की जाती है और उसमें एक प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है। इंक्वायरी के बाद इंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करता है, उसके बेसिस पर पनिशिंग अथॉरिटी फैसला लेती है कि कौन सी पनिशमेंट, कौन सी मेजर पेनल्टी लगानी है। माइनर पेनल्टी में प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑब्जर्व होते हैं, आपको नोटिस दिया जाता है, आपसे रिप्लाई लिया जाता है और उसको कंसिडर करके जो पनिशिंग अथॉरिटी माइनर पनिशमेंट ठीक समझती है वो दी जाती है। जब भी आपके खिलाफ कोई भी एक्शन होता है तो आपके पास अपील का या रिवीजन का राइट हमेशा ही एप्लीकेबल होता है। ये सारी बातें थी मेनली मोटे तौर पर जो सिविल सर्विस रूल्स हमारे पर एप्लीकेबल हैं उनके बारे में। फिर मैं फॉर द सेक ऑफ रेपुटेशन फिर ये बात कहूँगा कि सभी की आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो रूल्स हैं जो हमारे सर्विस को या हमारी सर्विस की कंडीशंस को गवर्न करेंगे। अपडेटेड लेटेस्ट कॉपीज आपके पास हैंडी हों और आप खाली टाइम में उनको डिटेल में पढ़ लें, ताकि कम टाइम के कारण अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो तो वो आपको पता। थैंक यू सो मच।